गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th एसएसटी का वो पेपर जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, या फिर वो क्वेश्चंस जो आपको हर साल लगातार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये वही पेपर है जो कि यूपीएमएसपी पर जारी किया गया है क्लास 10वीं के लिए। क्लास 10वीं के बच्चों को पेपर को लेकर बहुत डर लग रहा है। पेपर में क्या आएगा, कैसा आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर वहां जहां पेपर देने जा रहे हैं वहां टीचर्स किस तरीके के होंगे। बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं बच्चे। लेकिन मैं उनको एक ही बात समझाना चाहूंगा, बेटा तुमको सवाल का जवाब आता है तो तुमको किसी भी अध्यापक से, अध्यापिका से या फिर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। डरता वही है जो कुछ गलत करता है या कुछ गलत करने की सोच रहा होता है। तुम अपने दोस्त से सवाल पूछना चाहोगे, सवाल मतलब जवाब पूछना चाहोगे किसी भी सवाल का, तब आपको डर लगेगा कि अरे यार ये सर मेरे से कुछ कह रहा था। लेकिन तुमको जब सवाल का जवाब आता है तो तुम क्यों डरोगे? तो डर निकाल दो, जस्ट रिलैक्स, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर गोल। क्लास 10th में आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ किस पर होना चाहिए? आपके 90+ स्कोर पर। आपका टारगेट ये होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी भैया? स्टडी, और उसके साथ साथ थोड़ी ज्यादा मेहनत। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा ना। चलिए, तो कैसा रहेगा क्लास 10th का पेपर? तो सबसे पहले हम बहुविकल्प प्रश्न आएंगे जिसमें आपके निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब से पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? रोम में, इटली में, ब्रिटेन में, अमेरिका में? बताओ भाई, पता है जवाब तो बताओ, बाकी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं, फिकर नॉट। ओके, मैं आपको साथ के साथ सभी सवालों के जवाब बता दूंगा। ओके, चलिए, पता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्यों घबरा रहे हो? चलें, जितने भी बच्चे बी यानी कि इटली में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? इटली में। कहां हुआ था भाई? इटली में। ठीक है, इटली। ओके, याद रखना, एसएसटी का पेपर है आपका। जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी डायमंड सूत्र, डायमंड पॉकेट, यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर ए होली प्लेस? बताओ भाई, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी, कौन सी थी? दूसरे का आंसर करो, करिए, बताइए। जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी, कौन सी थी? कमेंट नाउ। डायमंड सूत्र, यानी कि ए में जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं सही है। मेरा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1882 ईस्वी में, सन 1884 ईस्वी में, सन 1885 में, या फिर सन 1886 में? शुरुआत में आपसे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के जवाब आपको ऐसे लिखकर नहीं देने हैं। ओएमआर सीट आपको मिलेगी, उस ओएमआर सीट में आपको जवाब देने हैं इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के। बहुत से सर ओएमआर सीट कैसे होती है? चलो मैं ओएमआर सीट भी आपको दिखाई देता हूं। ठीक है, आपके अंदर का डर खत्म होना चाहिए कुल मिलाकर। लाइक ओएमआर सीट जो आएगी आपकी, वो जो है कुछ, गिव मी अ सेकेंड, हाँ, ओएमआर सीट जो आएगी अभी कोई वो कुछ इस तरह से आने वाली है। ठीक है, जिसमें आपसे, जैसे कि आपसे पहले प्रश्न का जवाब बी था तो आप पहले का बी में जवाब करेंगे। यहां पर पहले का बी में जवाब करोगे। ब्लैक कलर कर लो, ठीक है, इसको देखो, या भी मैंने ब्लैक कर लिया। मेरे पहले का ए बी था ना, तो मैं बी में करूंगा। मेरे दूसरे सवाल का जवाब ए में था
तो मैं ए में कर दूंगा। ऐसे ही आप प्रत्येक सवाल के आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो यही है इनमें से, ठीक है। चलिए फिलहाल तीसरे का आंसर बताइए। बी सी, चलो बच्चे कंफ्यूज दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी बच्चे सी में आंसर दे रहे हैं 1885 ईस्वी में, उनका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 ईस्वी से, 1824 ईस्वी से, या फिर 1929 से, या फिर 1934 से? बताओ भाई, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था भाई महामंदी का प्रारंभ? बताइए चौथे का। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? चलो जितने बच्चे सी यानी कि 1929 में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है। मेरा अगला सवाल, बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? सन 1804 में, सन 1810, सन 1854 या फिर सन 1860? बताओ भाई, बंबई जिसे अब हम मुंबई नगरी के नाम से जानते हैं, वहां पर कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? 5 का आंसर बताओ। 5 में का बताओ भाई जल्दी से। देखो ये वो प्रश्न है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में लाइक इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दिख रहे हैं ना बहुविकल्पीय प्रश्न, इसी तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम उन प्रश्न को ही सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आपको पूरा पेपर पैटर्न समझा दूंगा। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना बेटा, ये आपसे टोटल एक एक अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी एक अंक का है, ये भी एक अंक का है, जो पिछले 3 करा दिए मैंने वो भी एक एक अंक के ही हैं। जो 20 क्वेश्चन होंगे वो एक एक अंक के ही रहते हैं, ठीक है। ए में जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं सन 1804 में, उनका आंसर सही है, राइट है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? इस सवाल का जवाब तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा, वरना भाई सब जानते होंगे राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है, सब जानते होंगे इसका जवाब तो। ऑफ कोर्स यार, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए, भारत में संघीय सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार या फिर स्थानीय सरकार? बताओ भाई, भारत में संघीय सरकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताओ, 7 का आंसर करो। चलिए बताइए। चलिए, भारत में संघीय सरकार कहते हैं केंद्र सरकार को, ठीक है। किसको कहते हैं? केंद्र सरकार को। अगला सवाल, भारत में पंचायती राज का संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? सन 1980 में, 1990 में, 1993 में या फिर 2004 में? बताओ भाई, 8वें का आंसर करो। 8वें का आंसर करो सभी। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? 1980 में, 1990 में, 1993 में या फिर 2004 में? तो जितने भी बच्चे डी यानी कि 2004 में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता या फिर सभी धर्मों की समान, मतलब सभी धर्मों को समान समझना? बताओ भाई 9 का सही आंसर। धर्म निरपेक्ष राज्य में, धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ आपको आता है तो आप इस सवाल का जवाब बड़े आसानी से दे पाओगे। तो धर्म निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझना,
ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों में समानता। ठीक है, चलिए डी में जो आंसर कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य है, दल चुनाव लड़ते हैं, और या ऑप्शन बी, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं, या ऑप्शन सी, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बताओ भाई, 10वें का आंसर करो। दल चुनाव लड़ते हैं, भैया लड़ते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं, भाई रखते हैं। अपने अपने वादे, झूठे वादे करते हैं ना, तो वो करते हैं। दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, भैया हाँ बात तो सही है। जो दल होते हैं वो एक सरकार को चुनते हैं और फिर उसको बनाते हैं, फिर उसी को चलाते हैं। तो उपयुक्त सभी, मतलब तीनों ही जवाब सही हैं। तो डी यानी कि हमारा उपयुक्त सभी, डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट है। अगला प्रश्न, अजैविक संसाधन हैं, चट्टानें, पशु, पौधे या फिर मछलियां। बताओ भाई, अजैविक संसाधन हैं, चट्टानें हैं, पशु हैं, पौधे हैं या फिर मछलियां हैं। 11वें का आंसर करो भाई। चलिए, चट्टाने में जो आंसर कर रहे हैं यानी ए में, उनका जवाब सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। बताओ भाई, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? 12 का आंसर करो भाई, 12वें का। बारह में का आंसर करो। चलिए, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी। ठीक है, 13 आंसर। क्वेश्चन 13वां, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है? सिडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या फिर निमोनटाइट। बताइए भाई कौन सा है? आंसर करिए 13 का। का आंसर करें भाई। सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है तो वो है मैग्नेटाइट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम प्रगलन, तांबा प्रगलन या फिर ये सभी। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? आंसर करो 14 का। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? आंसर करें भाई, एसएसटी का पेपर है, सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, मजाक नहीं चल रहा है, पेपर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, बाकी तुम लोगों की इच्छा। भैया 70 नंबर का आता है एसएसटी का पेपर। लोहा इस्पात यानी कि ए में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थिति स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, मुंबई तथा कोलकाता, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर तथा हैदराबाद। बताओ भाई, 15 का आंसर बताओ। 15 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो जितने भी बच्चे सिलचर तथा पोरबंदर यानी कि सी में आंसर कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, हमारे इस भारत देश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी किस सन में? सन 1853 में,
सन 1857 में, सन 1863 में, या फिर सन 1872 में? बताओ भाई, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी किस सन में? भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी? 16 का आंसर करो। चलो 16 का ए यानी कि सन 1853 में जो आंसर कर रहे हैं उनका जवाब सही है। एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, विश्व संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, या फिर ये सभी? एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। बताओ भाई, 17 का आंसर करो। देखो पूछा क्या गया है, सवाल में ही जवाब है। एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना होगा। समझ गए? व्यापार तो सिंपल सवाल में ही हिंट दी है, विश्व व्यापार संगठन, है ना। ये तो वही कहावत सच हो गई ना कि मेरे बच्चे तुम्हारे सवाल में ही जवाब है। तो ये तुम्हारे सवाल में जवाब वाला सवाल है, ठीक है। पहचान लो और कर लो। नहीं कर पाओ तो फिर तुम्हारी किस्मत, इतना भी नहीं कर सकते तो क्या ही फायदा तुम्हारा फिर। चले 18वां प्रश्न, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? डाकघर द्वारा, बहुराष्ट्र निगम द्वारा, वायु परिवहन द्वारा, या फिर इंटरनेट द्वारा? तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? बड़ा ही सिंपल जवाब है आज के बच्चों के लिए। तो अगर आपको किसी को भी कोई एप्लीकेशन भेजनी है ना, तो आप किसके द्वारा भेजोगे? डाकघर द्वारा भैया 4-5 दिन लग जाएंगे, बहुराष्ट्र निगम द्वारा इसमें भी टाइम लगेगा, वायु परिवहन द्वारा इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इंटरनेट ये तो 10 मिनट में कर देगा ना। तो बस इंटरनेट आपका सही आंसर होना चाहिए इसका। ओके, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है उद्योग, व्यवसाय, कृषि, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो जीने के लिए पूछा है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है उद्योग, व्यवसाय, कृषि, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई 19 का। देखो सब लोग उद्योग यानी कि बिजनेस के बिना हर कोई रह सकता है, नौकरी कर कर, तिहाड़ी कर कर, है ना। जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा उद्योगपति बने जो हजारों लोगों को नौकरी दे। व्यवसाय छोटा मोटा कोई भी बिजनेस कर कर भी इंसान ना भी करे फिर भी वो सरवाइव कर जाएगा नौकरी के भरोसे। लेकिन भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि जीने का प्रमुख स्रोत क्या है? वो है कृषि, यानी कि खेती। जब तक खेती बाड़ी नहीं होगी तब तक हमको और आपको अन्न कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा ये बता दो। अरे जब खेती करने वाले किसान ही नहीं होंगे तो अनाज कहाँ से आएगा, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान तो अन्न का कीड़ा है, जब तक उसको अन्न मिलता रहेगा उसमें जान चलती रहेगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी को भी टाइफाइड वगैरह हो जाता है तो जो अब तो खैर प्राइवेट डॉक्टर्स हो गए तो वो क्या करते हो, तो इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, बोतल वगैरह लगा दिया, तो उस टाइम 4-5 दिन में जो है टाइफाइड खत्म कर देते हैं और फिर महीनों भर दवाई चलाते हैं। लेकिन वहीं पर जो वैद्य वगैरह होते थे वो क्या करते थे, वो 3 दिन की दवाई देते थे और कह देते थे भैया 3 दिन तुमको अन्न का दाना नहीं खाना, यानी कि तुमको रोटी नहीं खानी है, तुम खा सकते हो चीकू या फिर आलू, वो भी भुने हुए चूल्हे में। ठीक है, उबाल कर नहीं, चूल्हे में भुने हुए हैं वो भी आप खा सकते हो, थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च डालकर, बस इतना देते थे वो, है ना। अब इसके सहारे भी वो 3 दिन में ऐसा हो जाता था अधमरा कर 10-5 कदम चल जाए, और वहीं 3 दिन बाद उसको 2 दिन लगातार खाना मिल जाता था। अच्छा
भाई साहब तीसरे दिन वो आराम से 20 किलो 50 किलो वजन लेके एक गांव का चक्कर लगा दे, एक आराम से एक चक्कर मार देगा। मतलब तो अन्न का कीड़ा है मनुष्य। तो अन्न किससे आता है? कृषि यानी कि किसान से आता है। ठीक है, ये जवाब सही है। लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव इसमें, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है जिला मंच, राज्य मंच, राष्ट्रीय मंच या फिर ये सभी। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के लिए स्थापित किया गया है जिला मंच, राज्य मंच, राष्ट्रीय मंच या फिर ये सभी। 20 का आंसर करो भाई। अरे भाई उपभोक्ता कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो एक जिले से भी आ सकता है या फिर एक राज्य से भी आ सकता है या फिर राष्ट्र से भी आ सकता है, यानी पूरे देश से भी कोई आ सकता है। तो हम ये सभी में इसका आंसर करेंगे। इसके साथ आपके इसके जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे पेपर के वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब इसके बाद आगे का पूरा पेपर पोर्शन समझाता हूं। खंड बा जो कि आपका बाकी के 50 अंक का आता है। देखो 20 अंक के तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए जिनको आप OMR में जवाब दे दोगे। ठीक है, मुझे तो फिर भी इतना टाइम लगा है, तुमको इतना टाइम भी नहीं लगेगा OMR करने में। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्द में होने चाहिए। मतलब एक पेज पर तो एक सवाल का जवाब होना चाहिए, क्योंकि उसी पर आपके जो है 80 शब्द आने वाले हैं। उससे पहले आपके जो है 80 शब्द वो नहीं आएंगे। मेरे पास कॉपी है बोर्ड की, मैं आपको दिखाता हूं कितनी बड़ी कॉपी होती है। देखो इतनी बड़ी कॉपी आएगी आपके सामने। ये हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश हाई स्कूल की ही कॉपी है, हाई स्कूल विद्यार्थियों के लिए। इस पर एक पेज में आपका सवाल होना चाहिए, सवाल का जवाब होना चाहिए। उस पर आप 80 शब्दों में आराम से जवाब लिख दोगे। तो प्रश्न क्या पूछा है? नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे। ये 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न पूछा, मतलब पहले अंक डालकर पहले के 2 हैं, अथवा में से दोनों में से एक करना है। और ये एक ही प्रश्न 4 अंक का है। कितने अंक का है बेटा? 4 अंक का। दूसरा पूछा आपसे उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। या फिर यानी कि अथवा करके प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व लिखिए। इसमें से और इसमें से दोनों में से सिर्फ एक का ही जवाब देना, आपको 4 अंक इसके मिल जाएंगे। तीसरा आपसे पूछा है जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका महत्व बताइए। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। इन दोनों में से एक प्रश्न करना, 4 अंक आपको इसके मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। अथवा करके दूसरा प्रश्न, भारत में विदेशी निवेश की आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। इसमें से या फिर इसमें से एक का जवाब देना, 4 अंक आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है ना। आपके इस तरीके से इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न 4 नंबर के। तो 4 चौक 16 अंक के आपके सामने जो है 80 शब्दों के 4 प्रश्न आएंगे। यानी कि जब आप 4 पेजों पर सही जवाब दोगे तब आपको 16 अंक मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न संख्या 2, निम्न प्रश्नों के लिए प्रत्येक लगभग यानी कि 150 शब्दों में दीजिए। कम से कम इस सवाल का जवाब आपके 2 से 1/2 यानी कि 2.5 पेज में, आपका 2 से 2.5 पेज में आपके इस सवाल का जवाब होना चाहिए। ठीक है। अगर आप छोटा लिखते हो तो आपका जवाब ये 1-1.5 पेज पर खत्म हो जाएगा। आप बड़ा, अच्छा और दूर दूर लिखते हो साफ, ठीक है, लाइक मेरी तरह, तो आपका ये सवाल जो है, सवाल का जवाब जो है 2 से 2.5 पेज पर आने वाला है। विश्व के महान आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारण तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। 6 अंक का प्रश्न। अथवा करके महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी 6 अंक। इसमें से या फिर इसमें से दोनों में से एक का जवाब देना, 6 अंक आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे आपके लिखने की कैपेसिटी बढ़ाई है, जवाब देने की कैपेसिटी बढ़ाई है, उसी तरीके से आपके 2 अंक की भी यहां पर बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है। 6वां प्रश्न है सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारतीय राजनीति में
इसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए, अथवा सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। इन दोनों में से सिर्फ एक का ही जवाब देना, 6 अंक आपको इसके मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने के बाद 12 नंबर मिले थे, वो 16 नंबर मिले थे, ठीक है। यहाँ आपको 2 प्रश्नों के जवाब देने पर ही 12 अंक मिल चुके हैं, ठीक है। 7वां प्रश्न, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये आता है तो ये कर दो, अथवा करके भारत में गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से एक का कर दीजिए, 6 अंक इसके मिल जाएंगे। 8वां प्रश्न, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाएं, ठीक है। ये आ जाए तो ये कर लो, नहीं तो अथवा करके मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, ये कर लीजिए। 6 अंक का ये आएगा आपका। दोनों में से कोई एक कर लो भैया, आपका काम हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कठिन कुछ भी नहीं है अगर तुम पढ़ना ना छोड़ो, तुम मेहनत करना ना छोड़ो, ठीक है। अब यहां पर 4-4 नंबर के 4 प्रश्न पूछे गए, 6-6 नंबर के 4 प्रश्न पूछे गए। 4 चौक 16 और 6 चौक 6 कम 6 6 दूनी 12 6 ते 18 6 चौक को अरे 24 और 16 कितना हुआ? अरे अभी भी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी तो। 40 अंक भैया, 40 अंक आपके इन प्रश्नों के हो गए जो कि 80 शब्द में और 150 शब्दों में थे। 20 अंक आपके बहुविकल्प प्रश्न के हो गए, यानी कि अब तक हमने 60 अंक का पेपर बड़े आराम से समझ लिया। अब बारी है हमारे बाकी के 10 नंबर के प्रश्न को, 10 नंबर का जो पेपर रहेगा उसको समझने की। तो 30 नंबर तो आपको स्कूल से मिलेंगे प्रैक्टिकल के। क्लास 10th में आपके सामने 70 नंबर का ही पेपर आएगा। तो भैया आपने 60 नंबर तक तैयार कर लिए। अब 10 नंबर में से क्या आने वाला है? मानचित्र संबंधित प्रश्न। निर्देश, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन करने के लिए 1/2 अंक निर्धारित किए जाएंगे। अगर आप पॉइंट आउट करते हो, सिर्फ पॉइंट बताते हो कि यहां पर है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप उसका नाम भी लिख देते, आधा नंबर सॉरी, फिर उसका आप नाम भी लिख देते हो तो फिर आपको आधा नंबर मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपका 1 अंक हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे प्रश्न कितने पूछे गए हैं? पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5। आपसे 5 प्रश्न यहां पर पूछे गए, यानी कि 5 अंक के ये आते हैं। आपके मानचित्र दिया जाएगा आपको 1 पेज पर, उसमें से आपको पॉइंट आउट करना होगा। इसके बाद खा, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। एक और मानचित्र दिया जाएगा जिसमें भारत का कोई एक पतन यानी कि बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है, इस चिन्ह के द्वारा नाम बताइए। हीराकुंड बांध चिन्ह बनाइए और नाम बताइए, 1 नंबर पाइए। प्रयागराज मुंबई रेल मार्ग चिन्ह द्वारा कोई एक स्टेशन का नाम सहित बताइए, 1 नंबर इसका मिल जाएगा। कोयला उत्पादन कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, 1 नंबर इसका मिल जाएगा। डल झील चिन्ह द्वारा नाम सहित, 1 नंबर इसका मिल जाएगा। अगर आपको नाम भी नहीं मिलता है तो आप बस अगर पॉइंट आउट भी कर देते हो तो उसका आपको आधा नंबर मिल जाएगा, यानी कि 10 नंबर का आपका मानचित्र का भी पेपर आ सकता है। मानचित्र का आपका आ सकता है क्या भाई? आएगा। 10 नंबर का आपका मानचित्र आएगा, 20 नंबर की OMR यानी कि बहुविकल्प प्रश्न, और बाकी के जो 40 नंबर बचे उनमें से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक और 6 अंक के होंगे, जो कि 8 प्रश्न होंगे कुल मिलाकर। कर लोगे? SST का पेपर बहुत बढ़िया से, बहुत डीपली, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन बनता है पेपर से संबंधित या इस पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ में कर दो शेयर, और मुझे ज़्यादा नहीं 50+ में ये कमेंट मिल जाए कि सर पेपर का सॉल्यूशन लेके आओ, तो मैं इस पेपर को विद सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आऊँगा, चाहे मुझे इस क्लास को कराने में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे क्यों न लगाए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।